जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, म्हारो प्यारो हिंदुस्तान। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। तो चलो कदम से कदम मिलाकर, तुम भी ठाले मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो मन में एक उत्साह रखना पड़ेगा, एक जिजीविषा और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको रखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक नई सुबह जो है वो नई सुबह आपके लिए नई चुनौतियां लेकर आती है, और उन चुनौतियों का मुकाबला आप कितने साहस के साथ करते हैं, यही आपके व्यक्तित्व को दृढ़ बनाती है। मैं हूं विवेकानंद और आपका इस दूरदर्शन राजस्थान के खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, और मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ, और मैं भी आप सभी का सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे सुबह सवेरे के जीवंत कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। तो विवेकानंद जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से आपने साकार किया है कुछ शब्दों में आज के दिन को, और आज के साकार करने की जो साक्षात मूर्त आपने बनाई है, तो मुझे लगता है कि आज जो दिन है वो सेवा का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सेवा पखवाड़ा भी मना रहे हैं। 75वां उनका जन्मदिन रहा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम ये सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, यानी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये उनका जो संदेश है हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारत का तो जो विचार रहा है वो विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार रहा है। और एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उस गीत में कहा जाता है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो ये जो स्नेह की बात है, प्रेम की बात है, यही बात, यही सौंधी महक हमें राजस्थान की मिट्टी में भी देखने को मिलती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की शक्ति की बात होती है तो मीराबाई की भक्ति की भी बात होती है, और प्रेम को, प्यार को भक्ति के रूप में किस तरह से उसके साथ जोड़ा जा सकता है, इसको राजस्थान की भूमि से ज्यादा और कौन समझ सकता है। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन राजस्थान जो है न केवल अपने संगीत के लिए बल्कि अपनी शिल्प, अपनी कला, अपने लोक संस्कृति और अपने यहाँ की जो ऐतिहासिक महत्व है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है। ऐसे में अगर राजस्थान के बाकी शहरों की बात की जाती है तो जयपुर शहर का नाम सबसे ऊपर है, और अगर हम जयपुर शहर की बात करते हैं तो एक ऐसा शहर है जो परंपरा और प्रगति को साथ लेके चलता है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में इस जिम्मेदारी को जो है, इस बदलाव को, आधुनिकता की तरफ चलते हुए बदलाव को जो कमान संभाल रखी है वो हमारे आज के नेतृत्व ने संभाल रखी है और हमारे आज की मेहमान ने संभाल रखी है, जिनका हम आपसे परिचय करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसी समाज सेविका, एक ऐसी कर्मठ जनप्रतिनिधि, और ये कह सकते हैं न केवल वो एक माँ, बेटी और पत्नी है, बल्कि जन सेवा में तत्पर रही है। उनका समर्पण ही है, उनका त्याग, उनका बलिदान और उनका डेडिकेशन ही है कि उन्होंने जयपुर को एक स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध, सशक्त शहर बना दिया है। हमारे साथ है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या जी गुर्जर। मैम बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बिल्कुल, राम राम, खम्मा घणी जी। मैम, सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर कैसे अनुभूति हो रही है, क्योंकि दोबारा आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो कैसा अनुभव आप अभी महसूस कर रही हैं? दूरदर्शन पर हमेशा आना और अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम का नाम है, और यहाँ आना हमेशा मुझे सुखद लगता है, क्योंकि यहाँ आते ही मुझे संस्कृति, अपनी परंपराएं, भारत माँ का अभ्युदय जो है उसकी याद दिलाता है कि हाँ, हमें अभी बहुत कुछ करना है और इस भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाना है। हर एक एक व्यक्ति मिलकर अपना पुरुषार्थ, अपनी जिम्मेदारियाँ, नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा, तब विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये उठता हुआ भारत है, ये बढ़ता हुआ भारत है, और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैम, आपकी अगर प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो ऐसा कहते हैं पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन की अगर हम बात करते हैं कि लाडनू से निकलकर आप जयपुर महानगर तक आप पहुँची हैं, तो कैसा आपका सफ़र रहा है प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो? साधारण से परिवार के अंदर जन्म लेकर, और एक लड़की का होना, एक लड़की जब जन्म लेती है तो जन्म के साथ में बहुत सारी चुनौतियां हैं वो साथ में लेकर पैदा होती है, ये कहा जाता था। पर आज के युग में जहां प्रधानमंत्री जी महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए हमेशा साथ में खड़े हैं, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, तब अब आज सुगम हो गया है। पर उस वक्त जो है थोड़ा मुश्किल भरा था। हर चुनौतियां, हर सपना देखते थे, और जहाँ
बड़ी जैसे हो रही थी तो मैंने आसपास के हमेशा परिदृश्य को देखा, घटनाएं देखी, लोगों को देखती, उसके जीवन में कठिनाइयों को हमेशा देखती। तब मुझे लगता कि हाँ, मुझे इनके पीछे की जो कहानी है उस पर काम करना है। उनके पीछे की कहानी, एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिख रहा है, पर उसके पीछे की कठिनाई है वो किसी को नहीं दिखती है। तो हमेशा उनको बारीकी से देखा और उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इस राजनीतिक जीवन के अंदर आई। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी, परंतु काम अपना करती गई। और जब मैंने पीएचडी जो है, हर बार कहती हूँ सभी को कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। पीएचडी पिताजी की इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो इसलिए मैंने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। माताजी चाहती थी कि मैं लड़की हो। और एक महिला का जीवन बहुत मुश्किल भरा, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कदम है, और शिक्षा पूरी होनी चाहिए। तो माताजी के लिए MA, MPhil, UGC नेट, PhD, ये सब माताजी के लिए कि भी शिक्षा पूरी करनी है, तो वो शिक्षा पूरी की। फिर माताजी का था कि ठीक है प्रोफेसर या ऐसा कुछ बनेगी। तब साफ कह दिया कि मैंने पिताजी की इच्छा पूरी की, माताजी की इच्छा पूरी की। अब मुझे जो मुझे आसपास में नज़र आता है, जो मुझे महिलाएं नज़र आती है, मुझे बुजुर्ग नज़र आते हैं, मुझे युवा नज़र आते हैं जो दिशा से भ्रमित होकर जो इधर उधर कहीं उनकी राह है वो परिवर्तित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ काम करना है, कि इनके लिए मैं कुछ करूँ, कि अब इनके लिए जीना है। निश्चित रूप से अब जो है आसपास में जो लोग दिखते हैं उनके लिए जीने का जो भाव है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सनातन विचारों में जो भाव आता है, परोपकार का जो भाव आता है कि आप अपने लिए तो जीवन जीते ही हैं, लेकिन आपका मनुष्य जीवन सार्थक तभी होता है जब आप अपने अलावा किसी और के लिए भी विचार करें, चिंता करें। और मुझे लगता है कि राजनीति इसका एक बड़ा माध्यम हो सकता है। पुराने समय से हम देखते आए हैं कि राजनीति को सेवा का माध्यम कहा गया है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से सेवा पखवाड़ा जिस तरीके से प्रारंभ हुआ है, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि चूंकि आप नगर निगम में महापौर हैं, तो सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, उस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नगर निगम की क्या भूमिका है? सेवा पखवाड़े में नगर निगम की अगर बात करते हैं, स्वच्छता ही सेवा, हम मेन जो हमारा लक्ष्य है वो हो जाता है स्वच्छता ही सेवा। तो स्वच्छता को हम बहुत बारीकी से हम कार्य है इस पर शुरू कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से 17 सितंबर से शुरू हो चुका है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आम जन को स्वच्छता से जोड़ें, आम जन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हम रोकें, और इसी के साथ में वो स्थान जिन पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई है उनको हम विशेष रूप से स्वच्छ करके उनको एक समाज के रूप में, शहर के सामने एक परिवर्तित रूप है वो दिखाएं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये स्वच्छ होता हुआ भारत है, और ये स्वच्छ भारत का इरादा है वो और मजबूत हो रहा है और दृढ़ हो रहा है। इसके लिए नगर निगम पूरे कार्य है वो कर रही है। इसी के साथ में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर कार्य के पीछे उस काम को करने वाले जो लोग हैं उनको सराहा है। राम मंदिर बनाने के बाद में वो बनाने वाले जो कारीगर है, विश्वकर्मा भाई बहन है, उन श्रम जीवियों का प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया। स्वच्छता को जो स्वच्छ शहर बनाने वाले और कुंभ मेले के अंदर जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके चरण धोकर एक समाज में एक नई विचार दिया है, एक नया एक मार्ग दिखाया है कि हमें इनका पुरुषार्थ है जिनके बदौलत हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इनके लिए भी, इनको भी सम्मानित किया जाए। तो हम उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं को सम्मान करने के साथ में उनके स्वास्थ्य की जांच का स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी हम लगा रहे हैं, जिससे वो लोग स्वस्थ हों, उनको बीमारियां छुए नहीं। और इसी के साथ में उनके परिवारों को ध्यान रखने का भी हमने विशेष नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने, जैसे स्वच्छता योद्धाओं के मेधावी बच्चों को हमने छात्रवृत्ति के माध्यम से, कि स्वच्छता योद्धाओं के बच्चों को भी सपने देखने का हक है, वो भी अपनी उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क वैक्सीन लगाने की मुहिम है वो मैंने अभी उठाई है। पिछले शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंदर हमने लगभग 500 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क वैक्सीन हमने लगवाया, और अब लक्ष्य जो है वो और बड़ा हो गया है। स्वच्छता योद्धाओं के साथ में हमारे शहर में रहने वाली उन बस्तियों में, सेवा बस्तियों के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनको, हमारी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बेटियाँ हैं, उन सबको निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाने की मुहिम है वो उठाई है। और मुझे लगता
लगता है कि ये इसको काम को करने में मुझे आत्मिक संतुष्टि काफ़ी हो रही है। बिल्कुल मैम। अर्पिता जी, जैसे बताया सौम्या जी ने कि आत्मिक संतुष्टि हो रही है और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कई सारे नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी चर्चा में जो बात कही कि जो महाकुंभ हुआ उस कुंभ में जो सफाई कर्मी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है उनके चरण धोए हैं, और वो जो है वीडियो और वो चित्र पूरे देश ने जब देखे, और जब मैं भी उसको देख रहा था तो मुझे बरबस ही वो चित्र देखते हुए और एक और पुराना बहुत प्राचीन चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया, और पंक्तियां वो ध्यान में आ गई एकदम कि किसी बड़े कवि ने लिखा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं, अपने आप में एक अनूठी बात है। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन जिस तरीके से मैम ने बताया है कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत रहते हैं, महिलाओं की काफ़ी सम्मान भी करते हैं, और वही काम आप भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी किया जा रहा है। अगर हम महिलाओं की ही स्थिति की बात करते हैं तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से देखती हैं मैम? राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारी के अंदर ये अगर इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमेशा लिया जाएगा कि उन्होंने जो पिछले कुछ दशकों से कुछ लोगों ने सिर्फ बात की थी महिलाएं राजनीति में आएंगी, नेतृत्व करेंगी, चुनाव के समय वो नारे दे देते हैं, फिर चुनाव के बाद में वो भूल जाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सो किया और उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेकर आए कि महिलाओं का नेतृत्व हो, क्योंकि हमारे देश की विचारधारा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहाँ महिला होती है वो चाहे परिवार चलाना हो या अन्य स्थान हो, महिलाओं की दृष्टि जो है वो विकास की ओर रहती है तो विरासत की ओर भी रहती है। महिलाओं की दृष्टि उसको परिवार को चलाने के लिए भी रहती है और उसके साथ में उनके कष्टों को बहुत बारीकी से देखती है, उनके साथ में सहयोग और ममता का भाव है वो भी महिलाओं में होता है। तो इस तरह की व्यापक जो दृष्टि है वो महिलाओं के पास में होती है। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की इस हिम्मत, इस ताकत को लोग विस्मृत कर चुके थे, उसको फिर से भारतीय संस्कृति का फिर से अभ्युत्थान है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बिल्कुल मैम, एक सशक्त महिला के प्रतीक के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं आज, तो आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि एक आप माँ भी हैं, बेटी भी हैं, पत्नी भी हैं और साथ ही एक कर्मठ जनप्रतिनिधि भी हैं, किस तरीके से आप दोनों में बैलेंस करती हैं? क्योंकि घर और परिवार को संभाल के ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक बाहर का जो राजनीतिक जीवन है, जो जिम्मेदारियां हैं नगर निगम की, और साथ में फिर परिवार को जो संभालना है, कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, थोड़ा तो समय को है वो निर्धारित करना होता है, और जब जन सेवा के लिए होते हैं तो समय निर्धारित करने के बाद भी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें जन सेवा के लिए समय देना ही पड़ता है। उसमें एक अच्छे परिवार की, सहयोगी परिवार की आवश्यकता भी होती है, जो कि मेरे परिवार ने मुझे सहयोग दिया हमेशा। और इसी के साथ बच्चे हैं, बच्चा भी छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो उसके साथ भी क्वालिटी टाइम बिताने का मैं प्रयास करती हूँ कि उसको थोड़ा समय दे पाऊँ, और कहीं ना कहीं बीच बीच में उसको कुछ मिनट, कुछ घंटे, कभी कभी उसको साथ में लेकर मेरे ऑफिस में भी चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये परिवार का हिस्सा है, मैं जो काम कर रही हूँ वो भी मेरा नगर निगम परिवार, मेरा शहर भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है। एक परिवार के लिए दूसरे परिवार को विस्मृत है वो मैं नहीं कर सकती, तो उस परिवार के ध्यान के साथ में जहाँ जहाँ मुझे लगता है मुझे अभी आसानी हो सकती है, बच्चे को समय दे सकती हूँ, तो वो भी साथ में रहता है। तो आज उसी की परिणति है कि मेरे बेटे ने अभी 4 साल का हो गया है, सबसे पहला जो नाम लिया तो वो मोदी जी की फोटो देखकर अच्छे से पहचानते, ये मोदी जी हैं। अच्छा। और आज भी जो है जहाँ भी फोटो दिखती है तो वो कहता है कि मोदी जी, तो वो उसमें है कि ठीक है, उसको साथ में लेकर उसने हर दृश्य देखा है। मुझे लगता है वो उम्र से ज़्यादा जो है वो मैच्योर है और वो इन सब चीज़ों को समझता है। अभी यहाँ आपके प्रोग्राम में भी आ रही थी तो उसने पूछा कि आप इतना जल्दी जा रहे हो जी, तो वो समझता है कि अच्छा काम पे जाना होगा आपको। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि महिलाएं यदि राजनीतिक क्षेत्र में या फिर समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे कार्य करती हैं तो उन्हें अतिरिक्त जो है वो प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि महिलाओं को घर परिवार की धुरी कहा जाता है, तो वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका निर्वहन करने के साथ साथ फिर अपने बाकी के जो कामकाज हैं उनके बीच संतुलन बनाना कोई आसान काम नहीं है, और ये काम महिलाओं से बेहतर आखिर कौन कर सकता है। निश्चित रूप से इसीलिए हमारे यहाँ महिलाओं को विशेष
विशेष सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त की जाती है। सौम्या जी, पूरे देश ने जो है पिछले दिनों एक चित्र देखा था, दिल्ली में एक कार्यक्रम था और उसमें राष्ट्रपति महोदया जो है वो राजस्थान को खास तौर पर सम्मानित कर रही थी। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह जी खर्रा भी वहाँ थे और जयपुर की भी वहाँ खास तौर पर बात हुई। प्रॉमिसिंग स्वच्छता अवार्ड, स्कॉच अवार्ड की जो बात थी, पूरे जयपुर वासियों का भी जो है वो मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। किस प्रकार से इस प्रकार का अवार्ड दिलाने में आप कामयाब रहे जयपुर शहर को? क्या कुछ विशेष आपको उसके लिए करना पड़ा? किस तरह से ये सफ़र जो है वो उस अवार्ड तक पहुँचा? ये सम्मान लेने का मुझे मौका मिला और वो पल देखने का मुझे मौका मिला विज्ञान भवन में। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ थे और साथ में हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो थे। तो उनके हाथों से अवार्ड जब लिया तब हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान है लगातार विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान पर कार्य कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कोई एक दिन में नहीं होता है, उसका एक बहुत लंबा समय होता है, तब जाकर वो सफल होते हैं। अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में प्रयास किया। वो 70 सालों के प्रयासों से कहीं डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा सफलता है वो देश को दिलाई। और ऐसे ही नगर निगम ग्रेटर जब हमने अपने शहर को स्वच्छ करने में, सजाने में, संवारने के अंदर भी लगातार 4 सालों का प्रयास था। हमने छोटी छोटी चीज़ों को हमने बारीकी से देखा और स्वच्छ भारत मिशन को जो है साकार करने के लिए आम जन से भी हमने क्योंकि बिना जन अभियान के कोई भी कार्यक्रम हो या कोई अभियान हो या कोई भी आंदोलन हो वो सफल नहीं होता। तो आम जन को हमने जोड़ा, नगर निगम की टीम को हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ में इंट्रोड्यूस भी किया। जहाँ मैनुअल स्वीपिंग होती है वहाँ हमने मैकेनाइज स्वीपिंग भी हमने की। जहाँ सीवेज वगैरह उनको क्लीन करने के लिए हमने जहाँ मेन होल में जो हमारे कर्मचारी उतरते थे उनकी जगह आज मशीनें हैं वो उतर रही हैं। तो इसी के साथ में हमने जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था है उसको ठीक किया। उसी के साथ में हमने पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या हमने कम की, क्योंकि हमारे लिए हमारे पर्यावरण की स्वच्छता भी आवश्यक है। हमने उसके जगह हमने ई व्हीकल्स हमने लिए, सीएनजी व्हीकल है वो हमने लिए। तो छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से ये सफलता हमें मिली है और इसमें मार्गदर्शन और उसमें जो प्रेरणा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह देश की जनता को जागृत करने के लिए एक झाड़ू लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि जब प्रधानमंत्री कर सकता है तो आम जन क्यों नहीं कर सकते। जो पहले लोग सुबह उठने के बाद में चुपचाप से झाड़ू लगाते, मतलब जो शर्म करते थे, वो आज घरों के साथ में बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने में हिचकिचाता नहीं है। वो सोचता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें भी करना चाहिए। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने टनल का उद्घाटन करते वक्त एक नीचे पड़ी हुई प्लास्टिक बोतल को उठाकर उसको डस्टबिन में डाला, तो उससे हर देशवासी प्रेरित हुआ है कि कहीं भी कचरा अगर खुले में गिरा हुआ दिखे तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस कचरे को, उसको सही जगह उसको निस्तारण करने की और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैलाएं। तो प्रधानमंत्री जी के हर संकल्प को साकार करने के लिए ये राजस्थान, ये जयपुर और जयपुर के जन हमेशा तत्पर रहे हैं और उन्हीं के साथ में ये आज कामयाबी है कि जहां स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड जयपुर को मिला, साथ में वाटर प्लस सिटी में जयपुर आ गया। तो अगले सर्वेक्षण में एक बहुत बड़ी उछाल है, वो हमें छलांग है वो हम प्राप्त करेंगे। अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत अच्छे स्थान पर हम काबिज होंगे। तो ये सब कार्य है वो धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से। अर्पिता जी, जैसा बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं झाड़ू लेकर जब सामने आ गए सफाई करने के लिए, तो फिर लोगों को लगता है कि जब देश का प्रधान जो है वो आगे आ सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो जिस अवार्ड की अभी बात हो रही थी विज्ञान भवन में, जब महापौर सौम्या जी गुर्जर ने वो अवार्ड उठाया तो जयपुर के लोगों को लगा कि ये केवल महापौर ने अवार्ड नहीं उठाया, ये वास्तव में हम सबका एक सम्मान था और हमारा सबका जो है, जो भी जयपुरवासी हैं उनका गर्व निश्चित रूप से। और वो अवार्ड जब मैं लेकर आई तो वो उसकी खुशी, हर जयपुरवासी, इतने फोन कॉल थे मुझे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जब मैं उस अवार्ड को लेकर नगर निगम के अंदर प्रवेश की तो हमारे स्वच्छता योद्धा जो बहनें हैं, जो भाई है, उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और मैंने आते ही मैंने कहा ये अवार्ड आपको ही समर्पित है, आकर मेरे स्वच्छता योद्धाओं को ही दिया कि आपके निरंतर प्रयास से। और आज हमारे स्वच्छता योद्धा जहाँ भी जिस भी गली और मोहल्ले से निकलते हैं, आम जन आगे आकर अच्छा काम करने वाले
स्वच्छता योद्धाओं को सम्मानित करते हैं, शोल उड़ाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी से सबने सीखा कि इनको हम सम्मानित करेंगे तो हमारी स्वच्छता और बढ़ेगी और हम सब इनका सम्मानित के साथ में सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने, क्योंकि जो स्वच्छता है और ये जो कुछ मुद्दे होते हैं इनमें आम जन की जो है भागीदारी वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में आपसे एक सवाल ये भी है, क्योंकि जयपुर जैसे बड़े शहर को और ऐतिहासिक शहर को मेंटेन आप कर रही हैं, स्वच्छता के अलावा अगर हम आधारभूत और भी समस्याएं होती है, जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई या महिला सुरक्षा की समस्या हुई, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है एक शहर को डेवलप करने के लिए और उसे देश विदेश में एक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। तो उसके लिए नगर निगम की क्या कुछ रणनीति रहती है? देखिए, देश विदेश में पिंक सिटी को पहचान मिली हुई है। बिल्कुल। और जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ अन्य देश में, चाहे वो मेयर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है सिंगापुर में हुई या फिर ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स प्लस में मैं गई, रशिया कजान शहर में गई, तो वहाँ जाने के बाद में उनको जब मैंने बताया मैं पिंक सिटी से हूँ, हर व्यक्ति के, हर नागरिक के मन में था पिंक सिटी, मतलब वो नाम सुनते ही उनको बताना नहीं पड़ता और एक उनका चेहरा बोलने के साथ में पिंक हो जाता है और इच्छा होती है कि इस पिंक सिटी को घूमे। और ये सबसे ज़्यादा जो है इसको यूनेस्को की हमारी जो बहुत सारी धरोहर है वो यूनेस्को के अंदर है, शामिल है। तो ऐसे शहर को संभालना निश्चित रूप से चुनौतियां भी है, क्योंकि जहाँ पर्यटक आते हैं, जो तस्वीर जो यहाँ से लेकर जाते हैं शहर की, वो आगे पूरे विश्व के अंदर जाती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी भी जो है मैक्रो के साथ में यहाँ आकर चाय पी, जब गुलाबी नगरी का स्वाद चखा, चाय का स्वाद के साथ में यहाँ के अपनायत, यहाँ का आव भगत की, यहाँ के मनुहार की जो मिठास है वो भी पूरे विश्व तक गई। और इस ऐसे शहर को संभालना, ट्रैफिक की समस्या और अन्य जो समस्याएं हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं वो लगातार बैठकों के माध्यम से ट्रैफिक की समस्याओं को निजात देना, क्योंकि पिछले कुछ समय में ट्रैफिक की समस्या है वो बढ़ गई है। तो इस शहर की प्लानिंग को लेकर बहुत ही गंभीर है, प्लानिंग भी बन रही है कि किस तरह हम ट्रैफिक के लोड को कम कर सकते हैं, कहीं टनल बनाना है या कहीं ब्रिजेस बनाना है, तो उसका कार्य है वो प्रगति पर है। और महिला सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी महिला टास्क फोर्स का भी गठन किया, जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो हर जगह जाते हैं, निर्भया हमारे जो एक स्क्वेस है वो भी जाती हैं। तो इस तरह करके महिला सुरक्षा भी हमारी गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। और महिलाओं को थोड़ा सा मैं खुद भी कहना चाहती हूँ कि जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो एक शक्ति वंदन करके हमने कार्यक्रम किया जी। तो वो कार्यक्रम नहीं था, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए था। तो शक्ति वंदन जब पहला किया तब प्रधानमंत्री जी को हमारी जयपुर की 57,000 महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर धन्यवाद दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए। हर एक योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिला है, पीएम आवास के केंद्र बिंदु में महिला मुखिया है, और जनधन योजना, चाहे कोई भी योजना हो, महिला सीधा सीधा लाभ है महिलाओं को मिल रहा है, तो धन्यवाद दिया। इसी के साथ में हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए वहाँ महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल दी हमने। 3 दिवसीय हमने महिला मार्च के अंदर हमने कार्यक्रम किया ताकि महिलाएं निःशुल्क स्टॉल लेकर अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा दें और वो जो उनके हाथ में हुनर है उसको वो प्रदर्शित कर सकें। इसके साथ में 3 दिवस हमने बराबर से कार्यशालाएं भी रखी कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकती है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको कैसे मिल सकता है, डिजिटल इंडिया का भी लाभ होकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखा सकती है, किस तरह अपने आत्मविश्वास के साथ में अपने उत्पाद को आगे बढ़ा सकती है। वोकल फॉर लोकल पर जो है हमने कार्य किया, जयपुर के लोकल उत्पादों को हमने दिखाने का कार्य किया। इसी के साथ में शक्ति वंदन 2.0 जब हम लेकर आए तब हम स्कूल, कॉलेज, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, उनको आत्मरक्षा शिविर हमने आयोजित करवाए। स्कूलों में गई मैं, कॉलेज में गई, वहाँ जाकर उनको जहाँ उनको जूडो, कराटे इनकी ट्रेनिंग दी और उसी के साथ में उनको ये भी कहा कि हमारी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। जब एक महिला आत्मविश्वास के साथ में बाहर निकलती है, आंखों में सपने होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको वो कुचल दे। और जहाँ जिनके पीछे प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधान सेवक है वो साथ में है, वैसे भाई और पिता साथ में है, तो महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी हमारी राजस्थान सरकार ने सुरक्षा को और मजबूत है वो किया है। क्या बात है। सौम्या जी, आपने निश्चित रूप से कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाएं तो खुद जो है वो शक्ति की प्रतीक हैं निश्चित रूप से, लेकिन आपने भी चर्चा की प्रधानमंत्री जी के जो है वो चाय पीने की, जयपुर में वो आए और चाय की जो चुस्कियाँ ली, तो हम हमारे दर्शकों को भी वो चित्र दिखाते हैं कि आप पीछे देख सकते हैं कि
माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर में जो है जिस तरीके से चाय का आनंद ले रहे थे, और प्रधानमंत्री जी के जीवन के साथ तो चाय का बड़ा गहरा नाता है। जिन लोगों ने भी उनकी जीवनी पढ़ी है, जो जानते हैं उनके बारे में, किस तरीके से रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर चाय के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ा था, तो उनकी जीवनी जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने सुनी है, चाय का एक गहरा नाता रहा है। आपने साथ ही बात की अभी कि जो पर्यावरण वाली बात है, पर्यावरण की जो बात है, उस पर्यावरण की बात में आपने कहा कि जयपुर का पर्यावरण ठीक करने के लिए ई व्हीकल जो है आपने प्रारंभ करवाए। मुझे ध्यान आता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी समय से एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार का जो है अभियान वो चला रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, बहुत से सामाजिक संगठन जो है वो एक पेड़ देश के नाम, और किसी भी प्रकार से जो है वो हरितिमा बढ़े, भारत में जो है वन क्षेत्र बढ़े, पर्यावरण ठीक हो। तो इसमें नगर निगम की तरफ से क्या कुछ आपकी भूमिका रही है? हरियालो राजस्थान भी हमने सुना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो निश्चित रूप से वो संदेश है ही। इसमें सही अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, एक पेड़ माँ के नाम, वो अपने आप में इतना भावनात्मक था, इतना एक अपने आप को कनेक्ट करता था अपनी माँ के लिए, अपनी स्वयं की माँ के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, भारत माँ के लिए। हर देशवासी उससे जुड़ा, और ना केवल जयपुर के अंदर, पूरे देश के अंदर इस ध्येय वाक्य के साथ में काम हुआ। हर व्यक्ति ने एक पेड़ क्या, मुझे लगता है कि सैकड़ों पेड़ लगाए, और उन्होंने धरती माँ के लिए भी, और जो असंख्य जो माएँ हैं जो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ रही है, और जिन्होंने विकसित भारत का सपना कहीं न कहीं आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाया, और उनके रूप में खुद भी देख रही हैं, उनके लिए वो हुआ। तो इसके तहत हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा लगातार हर वर्ष जो है वो हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें इस बार भी हमने 5 लाख का लक्ष्य है वो हमने रखा, जिसको हमने अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से और इन सब से पूरा किया। और हमारी राजस्थान सरकार ने भी लगभग 11 करोड़ पेड़ है वो इस बार पूरे हरियालो राजस्थान के तहत लगाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांति है, ये हरित क्रांति है, जिसमें ये वृक्षारोपण का अभियान चलाकर, क्योंकि अभी हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में हमें नगर निगम को जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ लोग रुकते हैं, 1 मिनट रुकना भी असहनीय हो जाता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है लगभग 50 के पार पहुँच गया। तो प्रधानमंत्री जी का सही समय पर वो पहले ही भांप लेते हैं कि आगे आने वाली परिस्थितियों को कि क्या है, और पहले ही उनका प्लान बन जाता है कि अब देश को क्या दिशा दिखानी है, और उसमें सब देशवासी वो चल पड़ते हैं। अर्पिता जी, जो बात इन्होंने कही, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम की बात करते हैं, बहुत से संगठन एक पेड़ देश के नाम की बात करते हैं, हमने देश को भी माँ कहा है, धरती माता, भारत माता की हम जय बोलते हैं। और मुझे लगता है कि जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, देखिए कितना अद्भुत तालमेल है कि जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो ये जो पर्यावरण है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये हमारे को ये जो है संदेश देते हैं। मेरे को याद आ गया एक सुभाषित संस्कृत का कि परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकारार्थ इदम शरीरम। तो वास्तव में जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, ये सब हमें परोपकार का, सेवा करने का संदेश देती हैं। और वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा देश जो है वो सेवा कार्य कर रहा है। बिल्कुल विवेकानंद जी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो न केवल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी जो है प्रमोट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे वो अपने शरीर का भी ध्यान रखें और अपने मन तन का भी ध्यान रखें। तो अगर तन की बात आती है और मन की बात आती है, तो योग का स्थान सबसे ऊपर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है योग को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। प्रधानमंत्री जी तो मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ योग में जो है वो जयपुर नगर निगम की भी बड़ी इस बार योग दिवस पर बड़ी भूमिका रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में हमारी जो यहाँ के आज की अतिथि हैं आप मैम, क्योंकि योग को आप सर्वोपरि मानती हैं, बचपन से ही आप योग करती हैं, योग में आपने PhD भी करी है। तो योग जो है, क्योंकि कई चुनौतियाँ भी आपके जीवन में आती हैं जिस फील्ड में आप हैं, तो ऐसे में बैलेंस करने में मानसिक शांति बहुत ज़रूरी होती है। योग को किस तरीके से आप महत्व देती हैं? और इस बार तो आप एम्बेसडर भी रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, वो भी। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट ईयर उन्होंने कीर्तिमान भी रचा है योग करने का, बताइए उसके बारे में मैम। योग को अगर एक पंक्ति में डिफाइन करना है तो योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता लेकर आता है।
हम जो भी कार्य कर रहे हैं, योग उस कार्य को करने के लिए हमें साहस देता है, हिम्मत देता है, मानसिक रूप से हमें तैयार करता है। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होंगे तो निश्चित रूप से उस कार्य में अपना आउटपुट है वो अच्छा दे पाएंगे जी। और योग के लिए, क्योंकि पिछले योग दिवस पर 21 जून को मैं रशिया के कजान शहर में थी, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। पूरा विश्व योग दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर पूरे विश्व 180 देश जो है एक साथ में योग दिवस को एक उसकी लो को प्रज्वलित किया। तो मुझे भी वहाँ जाकर अच्छा लगा कि वहाँ जाकर कजान शहर में मैं रशिया के अंदर मैं जाकर योग करना, मैंने सार्वजनिक पार्क में योग करना शुरू किया। तब आसपास में लोग इकट्ठे किए, ये अच्छा क्या हो रहा है। तब मैंने उनको बताया कि ये योग है, हमारी भारत की संस्कृति है, परंपरा है और इसको करने पर जो है आप एक अनुभव प्राप्त करेंगे। आदि बीमारियां तो वैसे ही मुक्त हो जाएगी और उसके साथ में जो है अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत है जो हर व्यक्ति को उससे जोड़ता है। और योग के अंदर बीते 3 सालों से लगातार कार्य किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, निगम एक ऐसी संस्था है जहाँ जनता से सीधा जुड़ाव रहता है और जनता से जुड़ाव अगर सुबह से शाम तक रहना है, उनके बीच में वही ऊर्जा को रखना है, हमें उसी गति के साथ में कार्य करना है, तो योग को सीखना ही पड़ेगा। निगम मुख्यालय के अंदर भी जब निगम की शुरुआत होती है 9:30 तो 15 मिनट वाइब्रेंट योगा के रूप में हर कर्मचारी अधिकारी योग करता है। और योग करने के बाद में उसका उद्देश्य ये है कि कोई आ रहा है घर से तो ट्रैफिक रास्ते में मिला तो वो झुंझलाहट दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है, तनाव दूर हो जाती है। और इसी के साथ में कहीं घर पर कोई ज्यादा खुशी हो गई, दुख हो गया, तो योगा समत्वम उच्यते, तो योग समत्व भाव भी लाता, तो सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो योग उसको भी बैलेंस कर देता है कि काम पर हावी खुशी को भी नहीं होने देता है, दुख को भी नहीं होने देता है। तो 15 मिनट वो करने के बाद में उसका एक परिवर्तन, उसका एक परिणाम नजर आया है, जो हमें स्वच्छता अवार्ड हो चाहे और कार्य हो, जो नगर निगम हमने जो बोर्ड में साधारण सभा में जो प्रस्ताव लिए वो लगभग 99% कार्य है वो हमने पूरे किए। जो हमने सदन के माध्यम से जनता के लिए रखे वो हमने 99% कार्य पूरे किए। 2 कार्य बचे हैं, उस पर अभी लगातार थोड़ा सा समय बचा है, उसमें प्रयास है कि उनको भी हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरह तो ये योग की ताकत है। सौम्या जी, जैसा हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और खास तौर पर जो पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं, बहुत से कानून भी बने हैं। 3 तलाक का कानून आप बात कर सकते हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं, शक्तिवंदन की आप बात कर रहे थे। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए खासतौर पर आई हैं। आप चूंकि स्वयं नगर निगम की महापौर भी हैं और महिला भी हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर ये एक बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से रही, जिसके कारण बड़ा जो है वो सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सबसे अच्छी योजना मुझे लखपति दीदी है। 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और 3 करोड़ का लक्ष्य है। क्योंकि जब महिलाएं जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। हम बातें कर लें और हम बड़े हम नारे दे दें, पर वो महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। आर्थिक रूप से उन महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। 3 करोड़ महिलाएं जो अपना उनका मतलब उनके पास कुछ नहीं है, उनको लखपति दीदी बनाना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तिजोरी की चाबी हाथ में देने का काम कर दिया है एक तरीके से। तिजोरी की चाबी, सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ में जहाँ ड्रोन दीदी है, यानी हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे सेना में हो, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जब 2 हमारी जाबाज योद्धाएं आगे आती है और आकर देश को संबोधित करती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, तो वो प्रधानमंत्री जी ने एक कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि अब ब्रीफ जो है हमारी नया भारत है, विकसित भारत है, जहां महिलाएं प्रतिनिधित्व करती है, ये बताएगी कि पाकिस्तान को या हमारे दुश्मन को किस तरह जवाब दिया। जहां महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोरी से जोड़ लिया था कि कमजोर नहीं, ये बताएंगे कि उनको कैसे जो है उनके मंसूबे को जो है किस तरह किया। जी, बिल्कुल विकसित भारत की आपने बात करी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नारी शक्ति वंदन के साथ साथ एक और बात करते हैं युवा शक्ति की। युवा देश है हमारा भारत और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार
लगातार प्रयासरत भी हैं। ऐसे में अगर युवाओं की मैम आपसे बात की जाए तो युवा जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके बारे में आप क्या विचार रखती हैं? क्या संदेश देंगी कि किस तरीके से वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलें और एक युवा शक्ति बन के हमारे देश को आगे की तरफ लेके जाएं? प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के सामने खुद को भी युवा के समक्ष ही पेश किया कि जब मैं युवा हूं तो युवाओं को हमेशा प्रेरित किया हर बात पर, चाहे कोई भी उम्र, अगर परीक्षा पर चर्चा हो वहां युवाओं के साथ में संवाद किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को कौशल देने का काम किया। तो स्किल्ड इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का हमेशा युवाओं के साथ में सीधा संवाद होता है। चाहे कंटेंट क्रिएट करने वाले क्रिएटर्स हैं, अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि युवा सोच है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि अब ये देश को दिशा कौन देंगे। तो ये युवा जो जेनजीज हैं उनको कैसे, क्योंकि राजस्थान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए? युवाओं के लिए लगातार जो है हमारी राजस्थान सरकार है वो भी प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए लगातार लगी हुई है। और अभी हमारी सरकार को आए हुए लगभग 1.25 साल हुए हैं। इसके अंदर लगभग 90 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार है वो दे चुकी है। 4 लाख का लक्ष्य है। इतने कम समय में गवर्नमेंट का आना और आकर प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को साकार करना, इस पर कार्य हो रहे हैं। और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी राइजिंग राजस्थान है, उसमें भी युवाओं को जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियों के बहुत सारे अवसर है वो उपलब्ध करवाने का कार्य है वो राजस्थान सरकार कर रही है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार भी बहुत सी नई नई योजनाएं ला रही है। और जैसा अभी ये विषय चला कि युवा यदि कहीं असफल हो जाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और उनको मोटिवेट करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से परीक्षा से पहले चर्चा करते हैं और सीधा संवाद करते हैं। मुझे ध्यान आती है एक पंक्ति, वो अक्सर बोलते हैं कि माना अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। इस एक पंक्ति से आप समझ सकते हैं कि क्या माइंड सेट होगा। हो सकता है विषम परिस्थितियां होंगी, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास करते जाइए, और जब आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए खास पर माननीय प्रधानमंत्री जी का यूं तो व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। जिस तरीके से 18-18 घंटे काम करते हैं, और वे कहते हैं कि आप 15 घंटे काम करेंगे तो मैं 16 घंटे करने को तैयार हूं। तो ये जो आज का युवा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है? युवाओं को प्रधानमंत्री जी से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वो एक घबराना नहीं और एक साहस और हिम्मत, और हमेशा जहाँ जहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को देखा एक हमारा जो मिशन इसरो का था जिसमें सफल नहीं हो पाए, जिस तरह देश के वैज्ञानिकों के साथ में प्रधानमंत्री जी का था एक गले मिलकर जिस तरह हिम्मत दी, तो वो साहस, तो वो प्रधानमंत्री जी से हम एक उनके व्यक्तित्व की हर बात से युवा सीख सकता है कि हमें कैसे हिम्मत, कैसे हमें धैर्य के साथ में हमें आगे बढ़ना है, और हमें अपने सपनों को, जिज्ञासा को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिज्ञासा को कभी खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि जब तक हमारे मन में जिज्ञासा है तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल के लिए संतुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट बिल्कुल नहीं होना है, हम आगे उसके लिए बाइक के लिए करेंगे, बाइक मिल जाएगी तो कार हमें मिलना चाहिए। तो हमारा देश को अभी विकसित होना है, और प्रधानमंत्री जी के 11 साल के कार्यकाल में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे पहले 5 साल है वो प्रधानमंत्री जी ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, और बहुत सारे बीमारियां थी इस देश को लगी हुई, बहुत सारे चीजें थी, उसको छुड़ाकर जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना देश को, वो मानसिकता को मुक्त करवाया, मूलभूत अधिकार जो हैं उनके लिए प्रेरित किया, हमें ड्यूटीज के लिए हमें प्रेरित किया कि हमें उसको निभाना है। सौम्या जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी सेवा पखवाड़ा तो चल ही रहा है, स्वच्छता को लेकर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जयपुर को अवार्ड जरूर मिल चुका है, लेकिन फिर भी जयपुर को, और मैं जयपुर की बात खासतौर पर इसलिए करता हूं क्योंकि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है, विदेशी लोग खूब पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं। तो जयपुर को स्वच्छता में और आगे लाने के लिए क्या रोड मैप है, क्या कुछ प्रमुख योजनाएं, और आपके दिमाग में क्या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि जिससे जयपुर को स्वच्छता में और हम आगे लेकर जाएं? विवेकानंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी प्रधानमंत्री जी जो हैं उनसे सीख रही हूँ कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ अपने जयपुर को 16वें स्थान पर देखना। मैं भी चाहती हूँ कि इस जयपुर को जो है टॉप 1 पर लेकर आए, पहले स्थान पर लेकर आए, प्रथम स्थान पर हम लेकर आए, और उसके लिए जो कार्य है वो लगातार चल रहे हैं। नागरिकों से भी जाकर मैं जहाँ जहाँ उनसे आह्वान भी करती हूँ कि आपकी स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी भी है और मॉनिटरिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। नगर निगम भी, हम भी लगातार प्रयास, जैसे जहाँ
जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थान पर कचरा ज़्यादा आता है या फिर से बार बार आता है, रात को 12-1 बजे भी आता है, वहाँ हमने कैमरे लगाए और इसके साथ में नगर निगम मुख्यालय से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जहाँ भी कचरा डाला तो वहाँ माइक से एक आवाज़ आती है कि कचरे को उठाइए। तो पहले तो वो चारों ओर पलट के देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर हमने कुछ वीडियोज़ देखे कि उस कचरे को वापस उठाकर अपनी गाड़ी में रखते हुए फिर से उसको साफ करते हुए, और 1-2 जगह हमने थोड़ी सी कार्रवाई भी की, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी दंड की आवश्यकता भी हो जाती है, तो चालान वगैरह है वो भी किए। तो अब इसमें जो है, अब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। हमें सामूहिक भाव से नगर निगम की टीम को और मजबूती के साथ में काम करना है। उसके लिए भी लगातार हम बैठकों में कहते हैं कि हमें और कैसे मॉनिटरिंग बढ़ा सकते हैं। ऑफिसर्स हैं वो भी फील्ड में दौरा करें और अपनी नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। अब तो AI भी आ गई, AI के माध्यम से भी हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस नई टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए और आम जन की सहभागिता के साथ में हम इस जयपुर को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, न केवल स्वच्छता की अगर हम बात करें, अगर आपसे ये जानना चाहें कि जयपुर के अगर भविष्य की हम बात करते हैं, ओवरऑल रूप से, पूर्ण स्वरूप से अगर हम बात करते हैं, आने वाले 5 सालों में जयपुर का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? जयपुर अगले 5 साल में लगभग 300 साल से बड़ा शहर हो जाएगा। और उसके भविष्य की बात करें, क्योंकि जयपुर की विरासत है, संस्कृति है, उसकी धरोहर है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। उसको साथ में लेते हुए जयपुर को बढ़ता हुआ जयपुर है, तो बढ़ते हुए जयपुर को सुव्यवस्थित करके हमें यहाँ जयपुर के अंदर सब कुछ है। एक बड़ी शहर के जो है उस शहर की झलक भी नज़र आती है। मेट्रो सिटी के रूप में भी जयपुर है, तो वहाँ एक छोटे शहर का एक सुकून है, गांव का सुकून कह दूं, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो हर चीज़ है वो जयपुर में नज़र आती है। जयपुर में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए और हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम सब मिलकर जो है वो जयपुर को आगे बढ़ाएंगे। इस समय सेवा पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता की बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जो ये सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है, तो मुझे ध्यान आती हैं पंक्तियाँ कि जो जिंदगी से लड़े होते हैं, अपने पैरों खड़े होते हैं, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। आप निश्चित रूप से यदि संघर्ष करते रहेंगे, विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते रहेंगे, और फिर यदि चाहे आपके आसपास अस्वच्छता है तो उसको साफ करने के लिए भी आप स्वयं उतरेंगे, तो स्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। और केवल जयपुर ही नहीं अपितु राजस्थान, और राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में जो ये स्वच्छता का अभियान है ये आगे बढ़े। महात्मा गांधी का भी बड़ा संदेश स्वच्छता को लेकर रहा है, और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अपने आसपास अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, पंच प्रण की जो बात होती है, नागरिक अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों की जो बात होती है, उनका निर्वहन हम निश्चित रूप से करेंगे तो स्थितियां ठीक होंगी। सौम्या जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और निश्चित रूप से आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।